हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब लोग। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हम लोगों ने इंटरफेस और सेल साइकिल क्या होता है ये लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है, जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, पहले वो देख के आ जाओ, क्योंकि आपको अगर लेक्चर 1 नहीं समझेगा ठीक से, वो नहीं आएगा या वो देखा नहीं होगा, तो लेक्चर नंबर 2 उतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। नो डाउट अगर देखना शुरू भी करोगे तो थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगी क्या होता है, बट अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो यू मस्ट वॉच लेक्चर नंबर 1 ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्चुअली सेल को जब भी डिवाइड करना होता है तो पहले क्या करती है, ग्रो, और फिर क्या करती है, डिवाइड। क्या करती है, डिवाइड। तो सेल साइकिल मतलब ही क्या, द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, सेल ग्रो करती है, सेल डिवाइड करती है। ठीक है, मतलब ये सेल है, इसको डिवाइड करना है तो फर्स्ट इट विल ग्रो एंड देन इट विल इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ये जो है सेल जो ग्रो करके डिवाइड करती है, इसे कहते हैं पेरेंट सेल। एंड जो इसके जो डिवाइडेड पार्ट्स है, दोज आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स, दोज आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। ठीक है, आगे बढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो इसमें हम लोगों ने पहले क्या देखा था, पहले देखा था हम लोगों ने कि ये जो सेल है पहले ये ग्रो करेगी, इतना तो क्लियर हुआ। अब ये जो सेल ये डिवाइड करती है, ये एक्चुअली डिवाइडिंग फेज होता है बस 1 आवर का। अगर एग्जांपल ले कि 24 आवर्स में सेल डिवाइड करती है, तो डिवाइड होने के लिए एक्चुअली बस 1 घंटा लगता है। तो बाकी के 23 घंटे सेल क्या करती है, तो 23 घंटे सेल तुम्हारी प्रिपेयर कर रही होती है फॉर डिविजन। So this preparatory phase is called as interphase. This preparatory phase is called as interphase. While the actually dividing phase is called as M phase. अगर मैं इस पाई चार्ट में तुम्हें दिखाना चाहूं, तो ये अगर समझो पूरा डिवीजन का इसका ड्यूरेशन है, तो इस ड्यूरेशन में दी 1 आवर, या तुम इसे कह सकते हो अगर 100% का पाई चार्ट ले तो 5% of the actual duration is for the M phase, but the remaining 95% is for the interphase, is for the interphase। ठीक है, समझ रहा है, मतलब ये जो एक्चुअली है ना, ये तुम्हारा 5% बस तुम्हारा एम फेज करेगा, मतलब जब एक सेल 2 सेल में टूट जाएगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा दूं तो देखो, ये है तुम्हारी सेल, तो ये क्या होती है, जब डिवाइड होना होता है इसे, तब ये 2 सेल्स में टूट जाती है। समझ रहा है पक्का। अब आगे देखो, ये एक्चुअली जो डिवाइड किया ना मैंने 2 सेल्स में, इसे लगता है 5% ऑफ द टाइम, वाइल 95% टाइम ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। ठीक है, अब ये जो इंटरफेज है, इसके हम लोगों ने 3 फेज पढ़े थे। कौन कौन से फेज है ये है तुम्हारे, सबसे पहला होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, तीसरा होता है G2 फेज। ये पढ़ा था हम लोगों ने, रिवाइज करवा रहा हूं बस फटफट। अब G1 फेज क्या होता है, G1 फेज में द सेल एक्चुअली मल्टीप्लाइज, सॉरी द सेल एक्चुअली डिवाइड, सॉरी सेल एक्चुअली is metabolically active, my bad, and grows। ठीक है, बट तुम्हारे एस फेज में एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, तो एस में एक्चुअली क्या होता है, सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का। डीएनए का सिंथेसिस कहां से होता है, डीएनए से ही होता है। मतलब एक डीएनए, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, यही दूसरा एक सेम डीएनए बनाएगा। इस डीएनए से जो डीएनए सिंथेसाइज हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। तो देखो, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना तो ऑब्वियसली नंबर या अमाउंट ऑफ डीएनए विल डबल। फॉर एग्जांपल अगर 2C है इसका वेट, तो ये कितना हो जाएगा, 4C, डबल हो जाएगा वेट। ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा था, ये डीएनए से ही क्या बनता है, क्रोमोसोम। बट बेटा ये डीएनए बढ़े ही बढ़ जाए, मतलब यहाँ ये क्रोमोसोम थिक हो जाएगा, बट ये क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा क्या, नहीं। मतलब अगर ह्यूमन सेल में बिफोर इंटरफेस 46 क्रोमोसोम है, तो आफ्टर इंटरफेस भी 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे।
ठीक है, इतना समझ रहा है, पक्का, आगे बढ़ू। अब देखो, अब एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे एम फेज। तो एम फेज को एनसीईआरटी कह रही है इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज of cell cycle of सेल साइकिल। मतलब ये जो पूरा सेल साइकिल होता है इसमें सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फेज कौन है? एम फेज। इंटरफेज ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है, उसमें बस क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है थोड़ा सा, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बस डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, उसमें और कोई ज्यादा बड़ी गन से और ज्यादा कोई फंक्शंस नहीं हो रहे या और ज्यादा कोई प्रोसेसेस नहीं हो रही है। बट इसमें ना बहुत कुछ होता है एम फेज में, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। तो अब एम फेज भी आगे 4 फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। अब जैसे सेल साइकिल 2 फेजेस में डिवाइडेड, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज आगे डिवाइडेड है तुम्हारा 3 फेजेस में, G1 S G2। अब ये एम फेज तुम्हारा 4 फेजेस में डिवाइडेड है। अब ये एम फेज में का एम स्टैंड्स फॉर, याद रखना, माइटोसिस। इस सेल डिवीजन को क्या कहता है? माइटोसिस। ये एम एक्चुअली मियोसिस के लिए भी होता है। तो ये मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, तुम्हें धीरे समझेगा। अब बस इतना समझो ये माइटोसिस क्या है। तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब डिफरेंस क्या है माइटोसिस मियोसिस में, तुम्हें धीरे धीरे समझेगा, जस्ट बी विद मी, ठीक है। अब माइटोसिस के आगे 4 फेजेस होते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे सर? देखो याद ऐसे रखना है, टी मैट। मैट कहाँ होती है? तुम्हारी पैरों के नीचे। तो पैरों के नीचे क्या पड़ी है? मैट पड़ी है। कैसे? तो P स्टैंड्स फॉर प्रोफेज, M stands for metaphase, A stands for anaphase, and T stands for telophase. इजी लग रहा है अब? मतलब तुम्हारा प्रोफेज जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से 4 इसमें स्टेप्स होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एम फेज के आगे कितने 4 पार्ट्स है? कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। निमोनिक क्या है? टी मैट। याद रहेगा ये? आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है, सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे सीक्वेंस तुम्हें इवेंचुअली याद हो जाएगा, हम लोग इतनी बार ये सीक्वेंस बोलेंगे कि तुम्हें याद हो ही जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक में देखेंगे कि भाई इसका नाम अलग क्यों है, इसका नाम अलग क्यों, क्योंकि इसमें कुछ अलग होता है क्या? तो यस, इसमें कुछ अलग तरीके की चेंजेस दिखती है सेल में, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इनको इसलिए डिवाइड कर दिया। अब तुम्हारी एनसीईआरटी और एक चीज क्या कह रही है कि हम लोग इसमें क्लियर कट लाइंस भी नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे हम लोग प्रोफेस खत्म हो गया तो तुरंत नहीं बोल सकते कि यही प्रोफेस खत्म हो गया तो हम लोग तुरंत ऐसा नहीं बोल सकते कि तुरंत उस इसी स्टेप पे भाई, इसी प्रोसेस पे, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेटाफेज स्टार्ट हो गया। नहीं, ये कभी कभी ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि साइमल्टेनियसली सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। तुम्हें धीरे धीरे समझेगा आगे। देखिए अब सबसे पहले विल स्टडी व्हाट एग्जैक्टली प्रोफेज इज, व्हाट एग्जैक्टली प्रोफेज इज। उसके पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं माइटोसिस में। ओवरव्यू किसका दे रहा हूं? माइटोसिस का। अब ध्यान से देखना ये माइटोसिस कैसे होता है, ठीक है। ये देखो एक छोटे से स्टेप में बता रहा हूं। देखो ये क्या है? तुम्हारे सेल है। मैंने क्या कहा था? ये डीएनए है। डीएनए से क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के चेन से क्या बनता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्या बनता है? यस, वेरी गुड, क्रोमोसोम्स। अब ये देखना, अब मेरा सेल, मान लो मेरे हाथ का ये सेल है, ये सेल डिवाइड कर रहा है क्या? अभी नहीं कर रहा है, मान लेते नहीं कर रहा है। तो इसमें क्रोमोसोम रहेगा, क्रोमैटिन रहेगा कि क्या रहेगा? याद रखना ये तो बहुत पहले वाले हो गए, उसमें क्रोमैटिन रहेगा। जब सेल एक्चुअली डिवाइड करने में जाएगा, जब प्रोफेज में एंटर करेगा, इंटरफेज में उसमें क्रोमैटिन ही रहेगा, बट जब वो प्रोफेज में एंटर करेगा तो क्रोमैटिन का क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। तो कैसे बनता है वो देखो। तो क्या आप ये कह सकते हो कि बस 4 फेज तक क्रोमोसोम रहता है, बाकी इवेंचुअली वो बस क्रोमैटिन रहता है? तो यस, इट इज देयर। समझा? ओनली क्रोमैटिन इज देयर थ्रू आउट तुम्हारे बॉडी के सेल्स व्हेन ओनली द सेल एंटर्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मतलब बस 5% टाइम के लिए तुम्हारे क्रोमोसोम्स बन जाता है, नहीं तो तुम्हारे बॉडी में सारे क्या है? अभी क्रोमैटिन पड़ा है।
समझे? वैसे तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम एक ही स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें धीरे धीरे समझेगा। देखो मैंने बताया तो था, वैसे डीएनए से ही बना है दोनों भी। अब देखो यहाँ पे, अब तो ये समझो ये इंटरफेज में था, ये किस में था? इंटरफेज में था। किस में था ये? इंटरफेज। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब ये मान लेते हैं इसमें ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ये सॉरी क्या पड़ा हुआ है? क्रोमैटिन। कौन सी फेज में है ये? इंटरफेज। तो जब ये इंटरफेज में है, ये क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर? क्या पड़ा है इसके अंदर? क्रोमैटिन पड़ा है। जैसे ही प्रोफेज आना शुरू होगा, क्रोमैटिन से क्या बनने शुरू होंगे? क्रोमोसोम्स। क्या बनना शुरू होंगे? क्रोमोसोम्स। मान लेते हैं इसमें चार चार क्या है तुम्हारे? क्रोमोसोम्स है, समझे? तो जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगा, तो वैसे ही क्या बनना शुरू होंगे तुम्हारे? क्रोमोसोम्स बनना शुरू होंगे। क्या बनना शुरू होंगे तुम्हारे? क्रोमोसोम्स बनना शुरू होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब धीरे धीरे क्या होगा? देखो हमें जब भी सेल डिवाइड करना है एक सेल से दो सेल्स में, तो इस सेल में न्यूक्लियस होता है, तो इसमें भी न्यूक्लियस देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा। समझ रहा है? अब आगे देखना। तो सबसे पहले माइटोसिस की स्टेप होती है कैरियोकाइनेसिस। क्या होती है पहली स्टेप? कैरियोकाइनेसिस। समझा? और दूसरी स्टेप रहती है साइटोकाइनेसिस। तो सही कहा मैंने कि ये जो सेल है तुम्हारा, पहले इसका न्यूक्लियस एक से दो न्यूक्लियस में टूट जाएगा, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब टूटना। ठीक है, और ये आगे जब इवेंचुअली दो सेल्स में टूट जाएगा, इसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, क्योंकि फाइनली इसका क्या डिवाइड हो रहा है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। समझ रहा है? अब आगे सुनिए। तो ये जो मैंने पीछे, अब तुम्हें कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से समराइज करवा देता हूं। एक्चुअली ये माइटोसिस के, कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस है। समझा? मतलब माई एम फेज के 2 फेज रहते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस है। कौन से? पी मैट। चलो अब पीछे आ जाओ। देखो तो मैंने क्या कहा, इंटरफेज में सेल ऐसा था, आके प्रोफेज के स्टार्टिंग में ऐसा हुआ। अब इवेंचुअली क्या हो जाएगा? पहले मुझे इस सेल का क्या करना है? कैरियोकाइनेसिस करना है, मतलब इस सेल का न्यूक्लियस को तोड़ देना है दो में। तो ऐसे तोड़ दूं क्या मैं? नहीं, ऐसे नहीं टूटता है। तो देखो ये कैसे टूटता है। तो ये ऐसा सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स पड़े हैं 4। अब देखो ध्यान से क्या होता है। अब आगे ये क्या करता है? ये सेल तुम्हारे दो दो क्रोमोसोम्स, दो न्यूक्लियस बना लेता है, जिसमें एक में देखो ये 4 क्रोमोसोम्स है, इसमें आधा क्रोमोसोम यहां जाता है, आधा यहां जाता है, आधा यहां जाता है, आधा यहां जाता है, यहां जाता है, यहां जाता है, यहां जाता है, यहां जाता है। देखो समझ रहा है? ये क्रोमोसोम्स आधो आधो में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो समझ रहा है? तुम्हें दिख रहा है? तो देखो फाइनली मैंने इक्वल क्रोमोसोम्स का डिवीजन भी कर लिया, न्यूक्लियस का भी डिवीजन कर लिया। अब इवेंचुअली क्या हो जाता है? ये एक पूरा सेल अलग बन जाता है। जैसे अब ये फाइनली साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा, तो ये देखो। और फिर ये जो तुम्हारा क्रोमोसोम था, ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊं, एक सेकंड। देखो दिख रहा है? ये पहले क्रोमोसोम्स है, देखो अलग हो गए, दिख रहा है? फिर देखो इनके न्यूक्लियस अलग हो गए, फिर इवेंचुअली तुम्हारा कौन अलग हो गया? कौन अलग हो गया? तुम्हारा साइटोप्लाज्म अलग हो गया। फिर से देखना, ये देखो, ये कौन है इसका? सो
ये देखो ये क्या है इसका, ये क्रोमोसोम्स है इसके, क्रोमोसोम्स देखो अलग हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अब कौन आ गया इनका, न्यूक्लियस देखो फिर से आ गया, न्यूक्लियस अलग हो गए पहले सेल में दो, ध्यान से देखो सेल पहले ग्रो हो रहा है, देखो दो न्यूक्लियस हो गए, एक बड़ा न्यूक्लियस था पहले, दो न्यूक्लियस हो गए, अब न्यूक्लियस से फाइनली कौन हो जाएगा, दो सेल बन गए। तो एक सेल से इवेंचुअली कितने सेल्स बन गए, दो सेल्स बन गए। तो ये बस हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मदद से समझना है कि एक्चुअली बनता कैसे है, एक्चुअली बनता कैसे है, ठीक है। अब देखो तो ऐसे, तो अब हम लोग प्रोफेज पढ़ेंगे एकदम आराम से कि एग्जैक्टली प्रोफेज में क्या होता है। तो ध्यान से एक चीज समझो, ये समझो सेल है, व्हाइट कलर से बनाते हैं, ये क्या है तुम्हारा सेल, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पहले क्या पढ़ा था इंटरफेस के टाइम पे, ये क्रोमैटिन। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, ये है क्रोमैटिन, और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेंट्रिओल्स। अब देखो ये सेंट्रिओल क्या है, चीज भला है, ये सेंट्रिओल्स ना एक माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट नहीं पता चल रहा है, प्रोटीन याद रखना, प्रोटीन स्ट्रक्चर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ये दोनों कार्टव्हील शेप, ऐसे 90 डिग्री पे कार्टव्हील शेप पड़े होते हैं, इन्हें कहा जाता है सेंट्रिओल्स। और ये सेंट्रिओल के अराउंड जो गोला है, इस पूरे को मिला के इस सेल ऑर्गेनेली को कहा जाता है सेंट्रोजोम। चलो अब जो बच्चे मेरे साथ सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े हैं, वो मुझे बताओ क्या प्लांट सेल में ये स्ट्रक्चर होता है। चलो ये 5 सेकेंड आंसर, क्या होता है, सेंट्रोजोम होता है क्या, यस वेरी गुड, नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर बस तुम्हारा एनिमल सेल्स में होता है, किस में होता है, बस एनिमल सेल्स ओनली हैव, सॉरी ओनली एनिमल सेल्स हैव, मीनिंग चेंज होता है, ओनली एनिमल सेल्स हैव centrosome. Does plant cells have centrosome? No, plant cells do not have, plant cell do not have centrosome. Plant cell do not have centrosome. याद रहेगा, तो बस सेंट्रोजोम किस में है, एनिमल सेल्स में, ठीक है। आगे बढ़ो, अब देखना यहाँ पे, तो ये जो सेंट्रिओल्स है या सेंट्रोजोम है, पहले तो सुनो, पहला स्टेप होता है, पहला, इसको हटा दे इसको, चलो अब देखो यार, अब पहला स्टेप जो होता है तुम्हारे इसमें, इट इज, चलो रेड से लिख लेते, पहला स्टेप इज द सेंट्रिओल्स। पहले सेंट्रिओल्स छोड़ दो, 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये देखो, ये जो है ना, कौन है ये, क्रोमैटिन, यस वेरी गुड, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर्स starts to condense and form क्रोमोसोम्स। क्या बनाते हैं ये, क्रोमोसोम्स। अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखो यहां पे, ये अब 2 ही बनाएंगे, अब ज्यादा नहीं बनाएंगे, कितने बनाएंगे, 2, देखो। अब ध्यान से देखना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम जो है ना, ये अगर तुम देखो तो ये पंखुड़ियां है 4 इसकी, बट ये एक्चुअली ना एक सिंगल क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है, जब इसके साइड में और एक ऐसे आर्म्स लग जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है, जो सेल साइकिल, सॉरी, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मेरे साथ पढ़े हैं, वो जानते हैं इसे क्या कहते हैं, यस दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड साथ में आई है, अब ये पूरा क्रोमोसोम बना है। अब ये जो मैंने बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में, अब यही बेटा इवेंचुअली सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगी और 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर इवेंचुअली 2 साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे, अब ये जो है तुम्हारा सेंट्रिओल्स, ये पहला तो हो गया, अब दूसरा क्या है, centrioles moves towards opposite poles। देखो ये 4 फेस के 3 पॉइंट्स लिख के दूंगा,
ठीक है, 4 फेज के कितने पॉइंट्स लिख के दूंगा, 4 फेज के 3-3 पॉइंट्स लिख के दूंगा मैं, वो तुम्हें याद करने, हो गया पूरा आधा चैप्टर तुम्हारे हाथ में, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस 3-3 पॉइंट्स हर एक फेज के याद रखने। प्रो फेज में 2 पॉइंट्स हो गए, अब तीसरा पॉइंट क्या है याद रखना। तीसरे पॉइंट में तुम्हारे, चलो ये पहले इनको ऑपोजिट पोल्स में भेज देते भाई, चलो ऑपोजिट पोल मतलब जान रहे हो ना, ये सर्कल है तो ये सर्कल का क्या होता है इक्वेटर, और ये दोनों ऑपोजिट साइड वाली क्या होती है पोल्स, याद रहेगा। अब आगे देखना, अब थर्ड क्या होता है इसमें, तो थर्ड में तुम्हारा जो ये सेंट्रियोल्स है ना, ये कुछ फाइबर्स रिलीज करती है, किसके थ्रू, एक और सब्सटेंस प्रोटीनिशियस माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एस्टर्स, जिन्हें क्या कहते हैं एस्टर्स। मतलब क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो इनकी ऐसे छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स आए, फिलामेंट मतलब क्या, छोटा सा धागा लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहा जाता है। अब ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोफिलामेंट ऐसे निकलते हैं तुम्हारे, कहाँ से निकलते हैं ये निकलते हैं तुम्हारे सेंट्रीओल से। अब ये सेंट्रीओल से निकल के ये भाई साहब क्या सिक्रीट कर देते हैं यहाँ पे, ये कुछ ऐसे फाइबर्स सिक्रीट करते हैं, देखो ऐसे, देखो ऐसे, तो ये इसको क्या कहा जाता है, माइटोटिक, माइटोटिक apparatus, ये क्या गलत क्यों बोल रहे, ठीक, apparatus, माइटोटिक apparatus मतलब क्या, देखो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स निकली ना, माइक्रोफिलामेंट्स जिसे क्या कहा, माइक्रोट्यूब्यूल से माइक्रोफिलामेंट्स, इन्हें हमने क्या कहा, इन्हें कहा एस्टर्स। और ये जो एस्टर्स के साथ स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, एस्टर्स के साथ कौन निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स, तो द एस्टर्स एंड द स्पिंडल फाइबर टुगेदरली इज कॉल्ड एज माइटोटिक apparatus। क्या कहा जाता है इसको, माइटोटिक apparatus, क्या कहा जाता है इसको, माइटोटिक apparatus, ठीक है। अब आगे देखो, अब और क्या होता है प्रोफेज में, तो प्रोफेज में ना तुम अगर ध्यान से देखो तो ये रहती है तुम्हारी सेल ऑर्गेनेलीज, सेल में न्यूक्लियस, फिर ये रहता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये समझो प्लांट सेल है तो ये कौन रहेगा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल ऑर्गेनेलीज जो रहती है ना, at the time of cell division this organelles are not visible under the माइक्रोस्कोप, नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, तो कह सकते हो कि दे डिसअपियर्स फ्रॉम आवर आई साइट, मतलब बस हमें नहीं दिखती है, ऐसा नहीं कि ये गायब हो गई है, ये क्या होती है एकदम छोटे 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 पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इसीलिए हमें नहीं दिखती है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है, मान लो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ऐसे, गोल्गी अपैरेटस भी, ये सब क्या हो जाता है डिसअपियर होने जैसा लगता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं कि दे टेंड टू डिसअपियर, बट एक्चुअली डिसअपियर होता है क्या, नहीं, वो वहीं पे रहता है, बस हमें लगता है कि डिसअपियर हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना। आगे बढ़े, अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज, मेटाफेज में देखो क्या होता है, ये तुम्हारी सेल ऑर्गेनली, सॉरी, ये तुम्हारी क्या है सेल है, ये सेल का क्या है न्यूक्लियस है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ना, ये एक्चुअली ये देखो, अगर मैं इसके अंदर क्रोमोसोम बनाऊं, दो ही बनाते चलो। अब ये ना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी ना एक्चुअली डिसअपियर होने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होने लगती है, डिसअपियर।
ठीक है, पूरा न्यूक्लियस नहीं चला जाता है, बट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपियर, और बस न्यूक्लियस रह जाता है। समझ रहे हो, मतलब ये यहां से तुम्हारे मेटाफेज में, एक सेकेंड, ये क्या हो जाता है तुम्हारा यहां से, एग्जैक्टली क्या हो जाता है, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट, टूट जाता है। और यहाँ पे अगर तुम्हें पता हो तो एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है इसको, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है, याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़े हैं। अब मेटाफेज में मतलब मैं क्या न्यूक्लियस बना सकता हूं, नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। और पहले ना ये क्रोमोसोम्स ऐसे रैंडमली पड़े होते ऐसे, बट जैसे ही मेटाफेज आता है ये क्या हो जाते हैं, एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं ऐसे। समझ रहे हैं। अब देखो इस क्रोमोसोम में अगर तुम्हें पूछा कितनी क्रोमैटिड है तो याद रखना 2 क्रोमैटिड है। पूरा अगर तुम्हें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना के बताओ तो ये देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। इसमें कितनी क्रोमैटिड्स है, 2 क्रोमैटिड्स है। और इसके बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर। देखो सेंट्रिओल अलग चीज है, सेंट्रोसोम अलग चीज है, और सेंट्रोमियर अलग चीज है। अब ये सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा होता है बटन जैसा, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। अब ध्यान से देखना, ये समझो तुम्हारा सेंट्रोमियर है, बस यहां से सेंट्रोमियर बाहर निकाल के दिखा रहा हूं। तो सेंट्रोमियर के ये 3D में इमेजिन करो, ये सेंट्रोमियर है, इसके यहाँ एक क्रोमोसोम है, यहाँ एक क्रोमोसोम है। तो ये सेंट्रोमियर के दोनों साइड से उसको कवरिंग कौन देता है, काइनेटोकोर। तो ये अगर एक क्रोमोसोम बोलूं तो इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, एक सेंट्रोमियर है और 2 काइनेटोकोर है, क्योंकि यहां से भी एक काइनेटोकोर है और यहां से भी एक काइनेटोकोर है। याद रहेगा। अब आगे देखो, अब तो यहां पे मैं बना दूं, ये काइनेटोकोर बना दूं, और नीचे कौन है, इसके काइनेटोकोर के नीचे कौन है, ये काइनेटोकोर के नीचे कौन है, ये है तुम्हारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर और ऊपर क्या है, काइनेटोकोर। ऊपर क्या है, काइनेटोकोर। अब ध्यान से देखना, क्या देखना आप, ध्यान से। तो यहां पे कौन है अब तुम्हारी सेंट्रियोल्स बना दू, ये सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स क्या इमिट कर रही है बेटा, ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर का क्या इमिट कर रही है, स्पिंडल फाइबर। क्या इमिट कर रही है, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर आके कहाँ लग जाता है, काइनेटोकोर के पास लग जाता है। किसके पास लग जाता है, काइनेटोकोर। तो एक्चुअली मेटाफेज में क्या होता है, देखो क्रोमोसोम्स रैंडमली पड़े हैं, क्रोमोसोम्स आके क्या लग गए, पहले भी देखो यहाँ तो सेंट्रियोल पहले भी था ना, ये प्रोफेज का डायग्राम है समझो, प्रोफेज में पहले भी था ना, और यहाँ से ऐसे बंडल तो निकल रहे थे माइटोटिक अपैरेटस। अब यहाँ पे बस चेंज क्या हुआ, सारे क्रोमोसोम जो लाइन में आ गए। इसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो क्या हो जाता है, मेटाफेजिक प्लेट हो जाता है, मतलब तुम्हारे जो भी क्रोमोसोम्स है दे अलाइन एट द इक्वेटर, तुम्हारे सेंट्रियोल्स कहां पे, पोल्स पे है, बट तुम्हारा ये जो क्रोमोसोम्स है दे अलाइन एट द इक्वेटर। ठीक है, अब आगे देखो, दूसरा क्या हो जाता है, मेटाफिजिक प्लेट मतलब ये क्या, दी अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स आए हैं इन्हीं क्या कहा जाता है तुम्हारा, इन्हीं कहा जाता है मेटाफिजिक प्लेट, मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है, अब आगे देखो, आगे और क्या चेंज दिखा तुम्हें, अगर ध्यान से देखो तो ये स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं,
स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो रहे हैं? काइनेटोकोर। द स्पिंडल फाइबर get attached to the kinetocours। किससे अटैच हो जाता है? काइनेटोकोर। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना? याद रखना, मुझे अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है ऐसा वाला एकदम सुंदर वाला, एकदम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, तो मुझे वो बस मेटाफेज में दिखेगा। तो यू कैन स्टडी क्रोमोसोम एट मेटाफेज बिकॉज दे अपीयर क्लियर देयर। और यहीं पे फुल्ली कंडेंस्ड होता है मेटाफेज। मेटाफेज पे क्या होते हैं तुम्हारे? फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं। अब आगे देखो, सॉरी, अब आगे देखना, तीसरा फेज कौन सा है? एनाफेज। तीसरा फेज कौन सा है? तीसरा फेज इज एनाफेज। अब ये एनाफेज में देखो क्या होता है। एनाफेज में ये बना दो तुम्हारा, क्या है ये? सेल है। सेल का ये क्या है तुम्हारा? अरे, सेल का ये क्या है तुम्हारा? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। अब ध्यान से देखना, ये दो क्या है? सेंट्रियोल है। और यहां पे क्या था तुम्हारे? ये ऐसे क्रोमोसोम्स थे इक्वेटोरियल प्लेट पे, और उनसे आके जुड़ कौन रहा था? उनके काइनेटोकोर से कौन जुड़ रहा था? स्पिंडल फाइबर। कौन जुड़ रहे थे? स्पिंडल फाइबर। अब देखो एक्चुअली में एनाफेज में क्या होने लगता है? एनाफेज में एक्चुअली तुम्हारा ये सेल है, न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस तो नहीं रहेगा, यहाँ पे भी मैंने गलत बना दिया, न्यूक्लियस नहीं बनाना चाहिए मुझे एक्चुअली, क्योंकि न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये धागे क्या करने लगते हैं? ये धागे जैसे, अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दिखा दूं, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब फॉर एग्जांपल ये चीज यहाँ, ये समझो ये इधर पड़ा है, हाँ दिख रहा है अभी, ये समझो यहां पड़ा है, मुझे इसको इस साइड में खींचने का है, तो मैं इसको कैसे खींच सकता हूं? ऐसे, तो ये इस साइड चले आएगा। वैसे ही हमारे इस सेंट्रियोल ने इससे साथ अटैचमेंट क्यों की है? क्योंकि इसको दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को पकड़ के अलग पोजीशंस पे लेके जाना है, अलग साइड में लेके जाना है, ऑपोजिट साइड में लेके जाना है। कैसे? देखो ऐसे, तो ये कैसे लेके जाता है? ये जो इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये क्या कर लेते हैं? इसको एक को ऑपोजिट साइड में ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे लेके जाते हैं। कैसे? देखो ऐसे। छोड़ो, देखो यहाँ पे, हाँ देखो, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड थी, ये सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे थी, ये भी ऐसे थी। अब ये जो स्पिंडल फाइबर आया है, जो इनको यहाँ से पकड़ा है, ये स्पिंडल फाइबर, ये क्या करेगा? इसको ऊपर लेके जाएगा और इसको भी ऊपर। देखो जैसे, एक सेकंड, हाँ देखो, ये इसको ऊपर लेके जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएगा, फिर इसको नीचे लेके आएगा, इसको नीचे लेके आएगा, और खुद क्या हो जाएगा? खुद क्या हो जाएगा? गायब। समझा? खुद क्या हो जाएगा? गायब। देखो यहाँ पे, खुद क्या हो जाएगा? गायब। सॉरी, माय बैड। खुद क्या हो जाएगा? गायब। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे देखो, अब दोनों साइड में दो क्या बन गए हैं? न्यूक्लियस बन गए। तो फाइनली हम लोगों ने एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाए। अब अभी तक नहीं बनाए फाइनली, ये बस दोनों साइड में दो क्रोमोसोम्स आ गए। समझा? मगर मतलब एनाफेज में क्या हो जाता है? सबसे पहले दी क्रोमोसोम्स या दी स्पिंडल फाइबर्स
मूव या spindle fiber contracts and thereby the sister chromatids are, that is the sister chromatids are separated, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गई, सेपरेट हो गई, एंड दे रीच ऑपोजिट पोल। अब ये देखो ये एक्चुअली खींचा कैसे जाता है, मैंने तुम्हें बहुत इजी वे में बताया, बट एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये सेल है, एक्चुअली ना उसको पकड़ के ऐसे खींचता है, ऐसे, मतलब ये जो सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर था ना, उसको पकड़ के खींचता है, समझे, ऐसे, समझे, मतलब वो ऐसे खींचता है उसको, ऐसे, ठीक है, समझा। अब देखो आगे, आगे क्या होता है, अब आगे टीलोफेज में तुम कह सकते हो उल्टा होता है ऑफ योर, उल्टा होता है ऑफ योर प्रोफेज। मतलब क्या, देखो ये देखो, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम ऐसी थी एनाफेज में, अब टीलोफेज में क्या हो जाता है, उल्टा, उल्टा मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है, ये जो क्रोमोसोम्स है उससे क्या बन जाएगा, क्रोमैटिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिड, मतलब ये क्रोमोसोम्स ऐसे थे, ये क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर बन जाएगा, समझ रहे हैं, क्या बन जाएगा, क्रोमैटिड नहीं, सॉरी, क्रोमैटिन बन जाएगा, टिड मतलब वो सिस्टर क्रोमैटिड होता है, क्रोमैटिन बन जाएगा, ये भी क्या हो गया, क्रोमैटिन हो गया, ठीक है, इतना समझ रहा है। अब ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, रीअपियर। तो क्या कह सकता हूं मैं, दी क्रोमोसोम्स डीकंडेंस, डीकंडेंसेस। दूसरा क्या हो जाता है, क्रोमैटिन जो डीकंडेंस हुआ, दूसरा क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। दूसरा क्या हो जाता है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज ये भी क्या होने लगते हैं, रीअपियर। इतना समझ रहा है। अब तुम्हें मैं इस पे एक वीडियो दिखाता हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये सेल है, ये सेल के ब्लू कलर के जो है, दीज आर दी क्रोमैटिन मटेरियल्स। ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ये क्या है, सेंट्रियोल, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द सेल, ये क्या है, सेल। अब प्रोफेज में देखो क्या होता है, ध्यान से, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये टूटने लग जाएगा। पहले तो क्या होगा, क्रोमैटिन में से क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, देखो दो दो सिस्टर क्रोमैटिन के कितने सुंदर क्रोमैटिन बने, ये काइनेटोकोर्स, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर्स रहेंगे। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई, देखो, और ये देखो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, और ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं बताओ, कोई पॉज करता हो इसको, सोचो क्या सिक्रीट कर रही है, यस एस्टर्स, और एस्टर्स से बाद में क्या निकलेगा, स्पिंडल फाइबर। देखो अब क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर्स। अब देखो मेटाफेज में क्या होगा, सारे अलाइन हो जाएंगे एक लाइन में। ये सुंदर से कौन है तुम्हारे, ये सुंदर से है तुम्हारे क्रोमोसोम्स। क्या है, क्रोमोसोम्स। देखो अब ये क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से आके देखो ये सब इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है, ये सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर रहता है, उससे कौन आके अटैच हुआ तुम्हारा, स्पिंडल फाइबर। देखो काइनेटोकोर से कौन अटैच हुआ, स्पिंडल फाइबर। अब ये एनाफेज में इनको कौन खींचेगा, स्पिंडल फाइबर। देखो ध्यान से, एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमैटिड्स को देखो अलग कर देगा। दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, अभी तुम्हें समझ रहा है, थोड़ी चीजें इजीली विजुअलाइज हो रहा होगा। देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब अलग अलग हो रहा है, ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
टीलोफेज में क्या होगा, ये फिर क्रोमोसोम से क्रोमैटिन फाइबर्स बन जाएंगी। देखो यहाँ पे अब ध्यान से, क्रोमैटिड से क्रोमैटिन फाइबर्स बन गए, क्रोमोसोम से फिर ये बन गया, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। देखो 2 न्यूक्लियस बन गए, देखो ध्यान से, 2 न्यूक्लियस बन गए तुम्हारे, क्या बन गए हैं, 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, किससे, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए इवेंचुअली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया है, न्यूक्लियोलस वापस आ गया है, और अब ये सेल देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेल फुरो बन रहा है। देख रहे हो, सेल में गड्ढा बन रहा है, उसे सेल फुरो कहते हैं। अब इवेंचुअली क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा एंड तक, एंड विल गेट 2 सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। देखो कैसे, देखो साइटोकाइनेसिस, देखो दिख रहा है, एक सेल से इवेंचुअली कितने सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए, एंड दिस इज योर साइटोकाइनेसिस। हम साइटोकाइनेसिस को अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, साइटोकाइनेसिस अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी बस अच्छे से तुम लोग क्या पढ़ लेना, एक बार मैं भी तुम्हें एनसीईआरटी से रीडिंग करवाता हूं। हम लोग एनसीईआरटी से एक बार पढ़ ले, एक बार एनसीईआरटी से क्या पढ़ लेंगे हम लोग, एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, चलो। एनसीईआरटी से एक बार हम हमारा देखो, मैंने एग्जैक्टली एनसीईआरटी के डायग्राम्स लाए। देखो ये क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। अगर तुम ध्यान से देखो तो एनसीईआरटी ने अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज का डायग्राम अलग से दिया हुआ है। दिस इज अर्ली प्रोफेज, दिस इज लेट प्रोफेज, दिस इज अर्ली प्रोफेज, दिस इज लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में देखो तो मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई है, बट लेट फेज में देखो तो डिसअपियर होना शुरू हो गई है। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बने हैं लेट 5। ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डायग्राम उठा के लाया हूं आपके लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से स्टडी करना, ये पूछा जा सकता है। एंड देयर आर हाई नहीं, देयर आर नेग्लिजिबल चांसेस, एकदम 0% चांसेस है कोई क्वेश्चन का, मतलब डायग्रामेटिक क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी के बाहर के डायग्राम से नहीं आएगा। वो लोग तुम्हें कहीं और से डायग्राम एआई जनरेटेड नहीं दे सकते, दे हैव टू गिव यू तुम्हारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स। इसलिए डायग्राम पे एक तो क्वेश्चन बनता ही है। तो एक मैं सीरीज शुरू करूंगा जिसमें आई विल जस्ट कवर डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटीज, ठीक है। चलो आगे बढ़े हैं। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, ये देखो, हाँ सीधा एनाफेज, हाँ प्रोफेज, टीलोफेज, अच्छा उल्टा हो गया, चलो कोई नहीं। मेटाफेज, मेटाफेज में देखो क्या हो गया, ये अटैच हो रही है तुम्हारे, इससे अटैच हो रही है, सेंट्रियोल्स ने एस्टर्स रिलीज किए। अब ये देखो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया है, किस पे आ गया है, इक्वेटोरियल प्लेट। अब आ जाओ मेटाफेज के बाद क्या आता है, पहले एनाफेज, सॉरी हाँ एनाफेज, बस मेटाफेज आगे चला गया, ओके। एनाफेज में क्या हो जाता है, देखो मैंने कहा ना, इसको सब पूंछ पकड़ के खींचता है, समझा, देखो कौन खींचता है, सेंट्रियोल खींचता है। और फिर फाइनली टीलोफेज में क्या हो जाता है, ऐसा। और देखो सेल पूरा बन रहा है, ये कोई ध्यान नहीं देगा। अगर तुम्हें पूछा साइटोकाइनेसिस की शुरुआत कहाँ हो जाती है, तो साइटोकाइनेसिस की शुरुआत होती है तुम्हारे टीलोफेज में। देखो सेल पूरा बन रहा है, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म टूटना चाह रहा है, साइटोप्लाज्म टूट जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, समझ रहा है। चलो सो अगर कुछ भी नहीं समझा है आज के लेक्चर से, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू अस, वील solve your queries सारे। you can also text your doubts if you have any। अगर कुछ भी नहीं समझा है just feel free to reach out, ठीक है। अब यही पढ़ा आज, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस एंड विल बिगिन विद मियोसिस, एंड फिर और एक लेक्चर में दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। फिर हम लोग इसका वन शॉट करेंगे एंड देन विल बी डूइंग MCQs ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, एंड दिस मी आकाश गायकवाड़ साइनिंग ऑफ।